बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स में खुशामदीद कहती हूँ। थोड़ा सा हम ज़रा रिवाइज़ करेंगे प्रीवियस जो लेक्चर हमने स्टडी की है। तो प्रीवियस हमने डेटा कम्युनिकेशन के टास्क, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोटोकॉल स्टडी किए थे। तो इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट पर जाएंगे अभी और ओवरव्यू करेंगे कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो हमारे पास स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन हमारे पास लाइन कॉन्फ़िगरेशन एंड फोर्थ वन जो टॉपिक हम लेंगे वो हमारे पास कैटेगरीज ऑफ लाइन कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो अभी इसी सारे टॉपिक को हम ज़रा डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आप लोग भी मुझे साथ दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आए हो तो आप कह सकते हैं। ओके, हम अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जाते हैं स्टैंडर्ड। हम इसको मुख्तलिफ़ हवालों से वो डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड होता है क्या है और इसकी हमारे पास अहमियत क्या है। तो हर नेटवर्क के लिए स्टैंडर्ड जो है ना बहुत ही कीमती होती है। कोई भी नेटवर्क स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता तो बहुत सारे इशू आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टैंडर्ड प्रोवाइड ए मॉडल फॉर डेवलपमेंट दैट मेक्स it possible for a product to work regardless of the individual manufacturer. Why standards are essential? Standards are essential in creation, maintaining open and competitive market, guaranteeing national international interoperability। आपको तो अब समझ आ गया होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्यों एक ज़रूरी है। तो के स्टैंडर्ड आप ज़रा इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये वाला डायग्राम जो ए वाला है ये हमारे पास विदाउट स्टैंडर्ड है और 12 डिफरेंट प्रोटोकॉल इसमें इन्वॉल्व है और 24 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन है। जबकि जो सेकंड हमारे पास डायग्राम बना हुआ है ये हमारे पास विद स्टैंडर्ड है 1 प्रोटोकॉल 7 इम्प्लीमेंटेशन। आप अब इससे देख सकते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट 1 मतलब सारे जो है ना 24 है और आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है लेकिन इसमें वो रूल या इस तरह स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, सारे मिक्सचर है। तो ये हर कोई किसी की अपनी वो मर्जी होती है और इतना वो सही नहीं होता। जबकि आप इसमें देख सकते हैं कितना क्लियर तरीके से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। आप सिंपल यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड विदाउट स्टैंडर्ड का मैं ज़रा आपको क्लियर कर लूँ। आप बाज़ारों में देख लेना, यहाँ पर जो चीज़ें जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या बाकी जो मटेरियल होती है वो एक शॉप पर जाए, अगर कोई जो है ना यहाँ तो है सारे मार्केट में एक ही रेट चलता है, एक ही स्टैंडर्ड होता है। लेकिन बाद का ये महंगाई किस वजह से आती है कि एक शख्स जो है ना वो एक चीज़ को दुगने पर बेचता है जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू वो नहीं होती और दूसरा जो है ना तो हर कोई अपने अपने लिए अगर ये सहा स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दे तो फिर यहाँ पर वो बैलेंस नहीं होगा और सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब होगी और सही सिस्टम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ इस डायग्राम में भी यही सूरत हाल है कि हर किसी की अपनी स्टैंडर्ड है, अपने अपने उस तरीके के मुताबिक वो चल रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारे इशू एंड कन्फ्यूजन आ सकते हैं। जबकि आप इसको देख रहे कि बस एक ही स्टैंडर्ड है, सारे इसी एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं और सारा जो नेटवर्किंग है, ट्रांसमिशन है, जो कुछ भी है वो उसको कर रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो स्टैंडर्ड है ये 2 है। एक हमारे पास डी ज्यूर है जो कि बाय लॉ होती है, दूसरा हमारे पास डिफेक्टो है जो हमारे पास बाय फेक करता है। अगेन हमने डिफेक्टो जो स्टैंडर्ड है इसको अगेन 2 में डिवाइड किया है।
तो आप देख सकते हैं असल में डिज्योर एंड डिफेक्टो में आपको मैं ज़रा क्लियर करूँ कि असल में डिज्योर क्या होता है एंड डिफेक्टो क्या होता है। तो डिज्योर जो है ना, इसका मतलब है हमारे पास बाय ट्रेडिशनल या बाय फैक्ट्स। ये स्टैंडर्ड जो है ना हम डेवलप करते हैं बगैर किसी भी फॉर्मल प्लानिंग के, और ये स्टैंडर्ड जो है ना हम एग्जिस्टिंग में उसकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसी की वजह से हम इसमें ये सब कुछ वो करते हैं। जबकि ये स्टैंडर्ड जो है ना जब तक हम क्या करेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस सारी दुनिया में इसको अभी तक इस वाले स्टैंडर्ड को यूज़ करें, जिस तरह SNA जो हमारे पास एक एग्जांपल है डिफेक्टिव स्टैंडर्ड का। अब हम डिज्योर का ज़रा वो कराएंगे कि डिज्योर हमारे पास वो कौन सा स्टैंडर्ड है। तो डिज्योर बाय मीन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ और रेगुलेशन कहते हैं जो हमारे पास ये अप्लाई होता है। ये स्टैंडर्ड जो है ना हम डेवलप करते हैं प्रॉपर रिसर्च के साथ, जो हमारे पास फुलफिल करते हैं सारे रिक्वायरमेंट के। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट? कि हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं और उसके लिए हमारे पास जो जो रिक्वायरमेंट होते हैं उस सारे को ये क्या करते हैं फॉलो करता है, मीन कंप्लीट प्रॉपर के तरीके से वो हैंडल करता है। तो अभी तो आपको ये दो चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट जाते हैं और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन पर बात करते हैं कि वो तो हमने स्टैंडर्ड पर लिया कि बेसिकली हमारे पास दो स्टैंडर्ड हैं। हम ज़रा अभी इस स्टैंडर्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से इदारे हैं जो इस स्टैंडर्ड को हैंडल करते हैं और सारी चीज़ों पर वो चेक करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना डेवलपमेंट के लिए है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड इन सब के लिए हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड होते हैं कि डेवलप करते हैं मेनली 3 एंटिटीज़ के। एक हमारे पास स्टैंडर्ड कमेटी होती है, दूसरा हमारे पास फोरम होते हैं एंड थर्ड वन हमारे पास रेगुलेटरी एजेंसीज इनमें इन्वॉल्व होती है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास स्टैंडर्ड के लिए सब चीज़ें चेक्स वगैरह लगाते हैं। अच्छा, इनमें से जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ISO भी कहते हैं, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर ITU-T इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद हमारे पास और जो इसके ऑर्गेनाइजेशन या कमिटीज़ हैं, तो इनमें हमारे पास अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिसको हम ANSI कहते हैं शॉर्टली, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर IEEE भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फोरम है, तो फोरम हमारे पास प्रेम रिले फोरम, ATM फोरम हो गया, इंटरनेट सोसाइटी हो गई, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स हो गया जिसको हम शॉर्टली IETF ही कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो रेगुलेटरी एजेंसीज है उसमें हमारे पास FCC इन्वॉल्व है। FCC हमारे पास है जो कि रेगुलेटरी एजेंसीज में आती है। फिर इसके बाद लैन कॉन्फ़िगरेशन है। लैन कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? लैन कॉन्फ़िगरेशन रेफर टू द वे 2 or more डिवाइस अटैच टू ए लिंक। लाइन कॉन्फ़िगरेशन हम अब ज़रा अगेन और डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली लाइन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 2 में डिवाइड हुआ है। वन इज़ पॉइंट टू पॉइंट एंड सेकेंड इज़ मल्टी पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होते हैं, मल्टी पॉइंट कहते हैं। थोड़ा सा तो मैं ज़रा ओवरव्यू करेंगी कि हम जब पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट इस तरह कोई कनेक्शन वगैरह करेंगे, ट्रांसमिशन करें, तो मीन वो हमारे पास इस पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और वो पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, डायरेक्टली इस तरह करेंगे तो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट होगा। अगर हम इनडायरेक्ट करेंगे उसमें हमारे पास और भी डिवाइसेस इंक्लूड होगी, मीन डायरेक्ट नहीं होगा, तो फिर हमारे पास वो मल्टी पॉइंट होंगे, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मल्टी पॉइंट होंगे। अगेन हमने इस मल्टी पॉइंट को 2 में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में, जो कि स्पेशली शेयर एंड टाइम शेयर होता है। अब ये चीज़ें क्या क्या है इसको नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन आप इस डायग्राम से देख भी सकते हैं कि ये वर्क स्टेशन एंड ये वर्क स्टेशन लिंक के थ्रू क्या है,
डायरेक्टली कनेक्ट है, इसके दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है बल्कि डायरेक्टली कनेक्ट है। आप इसमें भी देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन डायरेक्टली हमारे पास कनेक्ट है लैन के थ्रू। इसी तरह आप यहाँ भी वर्क स्टेशन देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इस तरह इस लैन के थ्रू कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जिसमें हमारे पास जो ये डिवाइस होते हैं वर्क स्टेशन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता बल्कि थर्ड पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है। और आप देख सकते हैं कि मेन फ्रेम हो गया, वर्क स्टेशन 1 2 3, यहाँ पर 3 कंप्यूटर है जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे और डायरेक्ट नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे के थ्रू कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आज जो टॉपिक हमने पढ़ ली आप देख सकते हैं ये है, और इसके लिए आपके लिए जो सजेस्टेड बुक्स देख सकते हैं तो आप ये वाले देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। Thank you so much guys and student for watching this video. I will see you next time. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।